हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की वो कौन सी टर्म होगी, यानी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अब ये एपी को देखिए, ये एपी यहाँ पे कम होती जा रही है, 121, 117, 113। जब ये नंबर कम होता जा रहा है तो कहीं पे आके ये कहीं पे नेगेटिव नंबर भी देना शुरू कर देगा। तो वो जो पहला नेगेटिव नंबर होगा वो कौन सी प्लेस पे होगा वो हमने फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो nth होगा, यानी nth प्लेस के ऊपर होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव नंबर। तो लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखिए, जब ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ये नेगेटिव टर्म होगी तो फिर ये जीरो से कम होगी। बस इस कंडीशन का हमको यूज करना है। तो यहां पे हम an फाइंड कर लेते हैं अलग से। तो an होता है a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू लगाते हैं a यानी कि फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन में दे रखी है 121 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड ही करना है, n माइनस 1 और d यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल लेते हैं। 117 में से 121 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस 4 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 121 एज इट इज, माइनस 4 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4n हो गया। माइनस 4 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जार 4 हो गया। अब यहाँ पे 121 और ये प्लस का 4 ये जुड़ जाएंगे, ये बन गया 125 और आगे माइनस 4n। तो ये मैंने an निकाल लिया। अब इस an को मैं लेस देन 0 रखता हूँ। तो an है 125 माइनस 4n लेस देन 0। यहाँ माइनस 4n को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये 125 लेस देन, ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का 4n हो जाएगा। अब n को मेरे को बचा के रखना है, मेरे को तो वैल्यू n की चाहिए ना, तो यहाँ मैं n को अकेला कर लेता हूँ। तो यहाँ n रह जाएगा और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ आकर यहाँ पर ये चला जाएगा डिवाइड में। अब ये जो n है ये बड़ा होगा किससे, 125/4 से। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि ये कितने के बराबर है। 125 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 3 जार हो गया 12 और ऊपर से 5 उतारा, 4 1 जार 4 हो गया, ये 1 आ गया और पॉइंट लगा के यहाँ 0 आ गया और ये 2 पे चला गया है 8 और माइनस करके 2 डेसिमल लगा है तो यहाँ 0 लगा लेंगे और ये 5 आ गया और ये पूरा यहाँ पे 20 चला गया। इसकी वैल्यू आई है 31.25। अब जो n है वो इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये जो नंबर आ रहा है ना, यहाँ ये डेसिमल में आ रहा है, यानी 31.25 जो है ये प्लेस है, यानी 31th प्लेस के ऊपर, यानी a 31 से बड़ा होना चाहिए। कौन, हमारा n। तो इससे नेक्स्ट 31.25 पॉइंट में तो कभी जो ना प्लेस होती नहीं है, इससे जस्ट जो अगला बड़ा नंबर आएगा वो तो 32 प्लेस आएगी। 32 प्लेस जो होगी वो पहला नंबर होगा, तो इसका आंसर होगा 32nd। लैंग्वेज में लिख देंगे 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि ऐसे 16। अब सम फाइंड करने के लिए हमको a चाहिए फर्स्ट टर्म और हमें यहाँ पे d भी चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं है पता डायरेक्ट। लेकिन दो कंडीशंस दे रखी हैं, उन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से कुछ निकलेगा। पहली कंडीशन है सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स। थर्ड टर्म का सम यानी कि a3 प्लस a7, थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का सम हमें दे रखा है 6। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
अब यहाँ पे A3 यानी कि A प्लस 2D, A7 यानी कि A प्लस 6D और इनका सम है 6। A और A यहाँ पे 2A हो गया, प्लस में 2D प्लस 6D ये 8D हो गया और इज इक्वल टू ये 6 हो गया। अब तीनों टर्म के अंदर 2 आ रहा है कॉमन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आसान बन जाएगी इक्वेशन। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो A हो जाएगा, 8D को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4D हो जाएगा और यहाँ 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ से ना इस इक्वेशन से मैं A की वैल्यू फाइंड कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ D। तो A की वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D और इसको मैं नंबर रख दूंगा 1। तो A तो मैंने यहां से फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ D। अब मेरे को D भी चाहिए, तो इसमें एक कंडीशन और दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि इन दो टर्म का प्रोडक्ट 8 के बराबर है। अब वो लगा लेते हैं, यानी कि A3 इंटू में A7 इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8 के बराबर। A3 यानी कि A प्लस 2D इंटू में A7 यानी A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब इन फैक्टर्स के अंदर A की जगह पे मैं ये वैल्यू रख लूंगा जो D की फॉर्म के अंदर है। तो A की जगह पे हम रख लेंगे 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D और आगे प्लस 2D लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से दूसरे वाले फैक्टर के अंदर A की जगह रख लेंगे 3 माइनस 4D और आगे प्लस 6D लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये 8 हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3 तो 3 ही रहेगा और माइनस 4D और प्लस 2D ये माइनस 2D हो गया, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे वाले में 3 तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे D और D सॉल्व हो जाएंगे, प्लस का 6D है माइनस का 4D है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 2D आ गया, प्लस 2D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8। अब आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है A माइनस बी A प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम, ये होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A यानी कि फर्स्ट टर्म ये है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर B यानी सेकेंड टर्म वो है यहाँ पर 2D, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर 8 के। 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, माइनस 4D का होल स्क्वायर, सॉरी 2D का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और D का स्क्वायर ये D स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये 8 हो गया। अब यहाँ से D की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। हमें D फाइंड करना है तो D वाली टर्म को बचा लेंगे, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 9 इधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। यहाँ से सिर्फ D को बचा लेंगे तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, तो D स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आई है, हमें सिर्फ D चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, D इज इक्वल टू 1/4 इसका स्क्वायर रूट, तो D की वैल्यू आ जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 आएगा, और ये प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, क्योंकि प्लस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/4 आएगा और माइनस का करेंगे तो भी वो 1/4 ही आएगा। तो हमारे पास जो D आए हैं ना, ये 2D आए हैं, तो 2D के हिसाब से A भी फिर 2 आ जाएंगे। अब आगे काम करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2D आए हैं तो 2 केस बनेंगे। एक केस नंबर 1, केस फर्स्ट के अंदर व्हेन D इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2, और केस 2 जहां पे व्हेन D इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। तो जो केस 1 के अंदर जब D 1/2 होगा तो फिर A क्या होगा, तो इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है A माइनस 3 माइनस A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, तो A इज इक्वल टू ये 3 हो गया माइनस 4 और D की वैल्यू है 1/2। यहाँ से सॉल्व करने पर हमें A मिल जाएगा इस वाला, तो ये 4 और 2 कट रहे हैं आपस में, यहाँ 2 आ गया,
तो 3 माइनस 2 1 जार 2 हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ का ए अलग आया है। अब केस 2 देखिए, केस 2 में भी हम डी की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 1 में फिल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 यही है, यहीं से देख लेना ये रही। तो लैंग्वेज लिख लेंगे, तो फिर यहाँ वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 डी है। तो ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और डी की जगह इस बार -1/2 फिल करना है। तो ए इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4 हो गया। तो 2 1 जार 2 हो गया यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू आया है 3 + 2 यानी कि 5। तो अब ये जो दो केस आए हैं, पहले केस के अंदर देखिए ए तो है 1 और डी है 1/2। दूसरे केस में कुछ अलग है, ए है 5 और डी है -1/2। दो केस आए हैं, तो इसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, हमारे ये आंसर भी दो ही आएंगे। तो पहले इस केस का सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। आपको क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिख के जरूर दिखाना है। n की वैल्यू रहेगी 16, क्योंकि हम पहली 16 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो n की जगह पर 16 रखेंगे, अपॉन में 2 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया। एक की जगह यहाँ पर 1 फिल करेंगे, ये प्लस हो गया n-1 यानी कि 16 - 1 हो गया। और d इस केस में 1/2 है, इनटू में 1/2 ब्रैकेट क्लोज। 16/2 ये 8 हो गया, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 1 जार 2 हो गया, प्लस में 16 - 1 यहाँ 15 हो गया। और 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जार 15 तो ऊपर हो गया और नीचे ये 2 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप में। 8 बाहर, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 2 जार 4 और प्लस 15, 4 में 15 जोड़ेंगे तो ये 19 हो गया, अपॉन में यहाँ एज एलसीएम 2 आ गया। अब 2 8 से कट गया, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8 होता है। 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 76। तो एक आंसर तो इसका ये है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 76 होगा। केस 2 के अंदर ये चीज अलग हो जाएगी। तो अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर S16 निकालेंगे इस केस के लिए। तो 16/2 ब्रैकेट के अंदर 2, यहाँ जो a है वो 5 है, और प्लस में n-1 यानी 16 - 1 और इनटू में d की जगह -1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 16/2 ये 8 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2 5 जार ये 10 हो गया। और इधर देखिए 16 - 1 यहाँ पे 15 हो गया, और ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। और ऊपर 15 1 जार 15 डायरेक्ट लिख लिया मैंने, अपॉन में नीचे ये 2 है, ब्रैकेट क्लोज। ये 8 हो गया, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 एलसीएम होगा और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी, 2 10 जार 20, आगे -15 एज इट इज, और ये एलसीएम का 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 हो गया, अपॉन में 20 में से 15 गया तो 5 आ गया, और ये अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे 2 और 8 कट रहे हैं, 2 1 जार 2 हो गया, 2 4 जार 8 हो गया, 4 5 जार ये 20 आ गया। तो इस केस में जो आंसर है वो 20 है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालने थे, ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये एक लैडर का क्वेश्चन है। लैडर होती है जो पेंटरों वाली सीढ़ी होती है, नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर जाके थोड़ी पतली हो जाती है। रंग्स बोलते हैं इन पैड़ियों को जिन पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। तो अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसकी जो पैड़ियां है ना, इनके बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ फिगर में दिखा भी रखा है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अब क्योंकि मैंने बताया कि ये नीचे बड़ी होती है, ऊपर फिर ये छोटी होती चली जाती हैं, तो ये जो पैड़ियां है ना, बॉटम की ये जो पैड़ी है ये है 45 सेंटीमीटर की, और फिर ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली घटते हुए जा रही है। बिल्कुल टॉप पे जो रंग है ये है 25 सेंटीमीटर की, ये जो आखिरी पैड़ी है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स।
अब यहाँ कह रहा है कि जो सबसे ऊपर की रंग है और सबसे नीचे की ये जो रंग है, इनके बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। यानी ये वाली जो पैडी है और ये जो सबसे नीचे वाली पैडी है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर का है। तो आपने ये बताना है कि कितनी लकड़ी लगेगी इन पैडियों को बनाने के लिए। सिर्फ इनकी बात कर रहा है, जो साइड में वुड लगेगी इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन रंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो रंग्स है ना ये यूनिफॉर्मली घट रही हैं, तो एक तरह से ये एपी बन रही है। इस एपी के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ 45 सेंटीमीटर जो है ये पहली टर्म हो गई है, और फिर एपी ऐसे घटती हुई जा रही है, और फिर लास्ट में ना हमें लास्ट की टर्म दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर। तो एपी तो ये हो गई है इसके अंदर। यहाँ फर्स्ट टर्म हमको पता है ए जो कि 45 है, और लास्ट टर्म हमको पता है जो कि 25 है। यहाँ तक क्लियर है। अब इनका सम हमें फाइंड करना है। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है ना, तो एस एन का बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस में l, यानी कि लास्ट टर्म। अब इसमें मेरे को a पता है, मेरे को l पता है, मेरे को n पता नहीं है। n का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ यहाँ पे रंग्स, ये तो रंग्स की लेंथ दे रखी है ना, तो नंबर ऑफ रंग्स मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले तो ये निकालूंगा कि पहली वाली रंग और जो नीचे वाली रंग है इनके बीच में टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कितना है। वो मुझे यहाँ 2.5 मीटर दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। पहले डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, ये दिया हुआ है 2.5 मीटर। अब यहाँ मीटर में ये दे रखा है और बीच में ये सेंटीमीटर दे रखा है, तो सारे क्वेश्चन को मैं सेंटीमीटर बना लेता हूँ। 2.5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो पहले तो 2.5 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, और इसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, एक जीरो भी लगेगा, 2 स्टेप आगे चला जाएगा, तो 250 सेंटीमीटर हो गया। ये फर्स्ट केयर, ये नीचे की जो रंग है इसके बीच में 250 सेंटीमीटर का गैप है। अब मैं ये लिखूंगा कि दो रंग के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिफरेंस या डिफरेंस लिख देते हैं हम, डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स, एक साथ वाली कॉन्जिक्यूटिव रंग्स, ये बराबर दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक 25 है, यहां से यहां तक ये 250 है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल सकते हैं अब हम। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ रंग्स, ये हो जाएगा। ये जो 250 टोटल डिस्टेंस है इसको डिवाइड करेंगे हम 25 से। अब इस क्वेश्चन में एक क्लिच है, तो ध्यान देने की बात अब उसे समझिए। आप सोच रहे हो कि टोटल डिस्टेंस को हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा भी होगा, तो यहाँ +1 भी करेंगे। एक्स्ट्रा क्यों होगा मैं समझा ही देता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 5 मीटर का। 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, 5 मीटर। अब ये जो 5 मीटर है ना, ये इससे हमें नंबर ऑफ रंग्स नहीं पता चलेंगे, इससे नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पता चलेंगे। ये जो बीच के डिस्टेंस के गैप है, देख लो आप, प्रैक्टिकली देख लो, ये डिस्टेंस के जो गैप है ये पता चलेंगे। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप। तो जितने ये गैप होंगे ना, उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये लाइन होगी। 1 2 3 4 5 6, ये रीजन होता है इसका। तो ये तो डिवाइड हो गया, ये तो ये जो बीच के गैप आए हैं वो आ गए हैं, लेकिन इनसे एक एक्स्ट्रा जो है ना वो यहाँ पे ये रंग होगी, इसलिए +1 किया जाता है। बुक में ये हिंट भी दे रखा है। तो ये हो जाएगा 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 + 1 फाइनली ये 11 आ गया।
तो ये जो 11 है ना, ये यहाँ पे n का काम करेगा। तो जो n है, नंबर ऑफ रंग्स है, वो आ गई है 11। बस अब मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले के अंदर n, a और l की वैल्यू फिल करनी है। तो जो वुड मेरे को चाहिए वो पता चल जाएगी। अब डायरेक्ट लैंग्वेज लिखते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये होगा an, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सॉरी an नहीं sn, जो कि यहां फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म का सम। n की जगह 11 लिखेंगे, बाय 2 हो गया, और फर्स्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 25, 45 प्लस में 25 इज इक्वल टू 11/2 हो गया। 45 और 25 का सम होता है 70, तो इनटू में 70 कर दिया, 70 और 2 कट गए, यहाँ 35 आ जाएगा। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 35 385, ये आ गया है 385। क्योंकि सारा क्वेश्चन हमने सेंटीमीटर में कर दिया, तो ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर में आएगा। तो इतनी लंबी लकड़ी चाहिएगी। ये जो पैड़ियां हैं जो कि यहाँ पे 11 बनी है, इन 11 पैड़ियों को बनाने के लिए ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द हाउसेज ऑफ आर रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली 1 to 49। कॉन्सिक्यूटिवली मतलब लगातार 1 से लेके 49 तक घरों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस, 4 हाउस, 5 हाउस, ऐसे करते करते 49 घरों के नंबर लिखे हुए हैं लाइन से। शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. अब ये कहता है कि कहीं पे कोई x नंबर का घर है, समवेयर यहाँ पे कोई x नंबर का घर है। ये जो x है इसकी क्या वैल्यू है, यानी इस घर का नंबर क्या है। अगर इससे पहले जितने भी घर हैं उन सब का जो सम है वो बराबर है इसके बाद जितने भी घर हैं उन सब के सम के। समझ गए आप। मान लीजिए यहाँ पे कोई घर का नंबर समवेयर 30 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी घर हैं उनका सम, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 वर्ड्स पे फोकस करना। एक लिखा हुआ है प्रीसीडिंग, यानी इससे पहले के जो घर है, और दूसरा लिखा हुआ है फॉलोइंग इट। फॉलोइंग होता है आगे के लिए, यानी इससे अगले जो घर हैं। आप पिक्चर से समझ गए इस कंडीशन को कि इस घर से पहले जितने भी घर हैं उनका सम, और इस घर के बाद जितने भी घर हैं 49 तक उनका सम बराबर अगर है, तो फिर ये जो घर है ये कौन से नंबर पे है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले इससे पहले वाले जो घर है जरा इनके सम को समझना। ये x नंबर का घर है, तो इससे जो जस्ट पहला घर होगा वो होगा x - 1। तो 1 से लेके x - 1 तक का जब हम सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ x - 1, ये बराबर किसके होना चाहिए, आगे वाले घरों के। अब जो आगे वाले घर हैं इनका सम कैसे पता चलेगा हमें, तो यहाँ इससे अगला जो घर है इसका नंबर अगर हम लिखें तो ये होगा x + 1। इससे अगला घर तो x + 1 होगा, लेकिन x तो पता ही नहीं है ना कितना है, तो x तो वेरिएबल यहाँ पे बरकरार रह जाएगा। अगर मैं x + 1 को फर्स्ट मानता हूँ और मैं यहाँ से इसका सम निकालना शुरू करूँ AP समझ के, तो मेरे पास तो x की वैल्यू ही नहीं है। उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले 1 से लेके पूरे 49 तक के घरों का सम मैं निकालूंगा, यानी सम ऑफ 49 हाउसेस, और फिर उसमें से 1 से लेके और यहाँ x तक के घरों का सम मैं माइनस कर दूंगा, माइनस सम ऑफ फर्स्ट x हाउसेस। तब जाके मेरे को इतना पता चलेगा, यानी टोटल 49 घर का सम निकाल दूंगा, और उसके बाद में यहाँ x तक का सम में अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचेगा इधर का पार्ट, वो पता चल जाएगा इन नंबरों का सम। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन को आप समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे, इसके अंदर फिल करके सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
अब इनकी वैल्यू अलग अलग से निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और लास्ट टर्म मेरे को पता है यहाँ पे ये x माइनस 1 है और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो एक एक का है क्योंकि ये नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली लिखे हुए हैं। तो जब मेरे को फर्स्ट टर्म पता होती है और जब मुझे लास्ट टर्म पता होती है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है और ये होता है n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। यही फॉर्मूला मैं तीनों बारी में यूज कर लूंगा। तो x माइनस 1 का निकालना है तो x माइनस 1/2 ये तो n हो गया और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये 1 होगी और फिर प्लस में होगी इसकी जो लास्ट टर्म है वो x माइनस 1 है, x माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई में करता हूँ तो ये x माइनस 1/2 एज इट इज हो गया। ब्रैकेट को देखना 1 और 1 प्लस माइनस के कट गए, इनटू में यहाँ ये x आ गया। अब इस x के ऊपर इन दोनों से प्रोडक्ट कर दूंगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, आगे x 1 जार माइनस का ये x आ गया और अपॉन में ये 2 आ गया। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब S49 की वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ 49 टर्म्स। तो n हो गया 49/2, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 1 होगी प्लस में लास्ट टर्म यहाँ पे 49 होगी। तो इसके बाद का स्टेप 49/2 हो गया और ब्रैकेट के अंदर 49 और 1 का सम ये 50 हो गया। तो 50 और 2 यहाँ कट गई हैं, यहाँ 25 आ जाएगा और 49 को 25 से मल्टीप्लाई यहाँ रफ में कर लेते हैं। 9 5 जा 45 का 5 और ये 4, 5 चौक 20, 21 22 23 24, 245। 2 निम्न 18 का 8 और 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। तो 5 और ये 12, 1 9 10 11 12, 1225 आ गया। ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं एस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2 और फर्स्ट टर्म यहाँ समझना ध्यान से आप, एस एक्स निकाल रहे हैं ना हम, तो सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म्स तो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म तो इसके अंदर 1 ही होगी प्लस और लास्ट टर्म यहाँ पे ये x होगी तो ये 1 प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ ऊपर इनको मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। 1 को x से करूँगा तो ये x आ गया, प्लस में फिर x को x से करूँगा तो x स्क्वायर आ गया और अपॉन में ये 2 आ गया। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने अलग अलग निकाल लिए। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में फिल करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 और वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को आप ऊपर से देखते रहना, वरना एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। कॉपी करना सही रहेगा, उसके नीचे वैल्यू भरेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा। एस एक्स माइनस 1 ये हमें बराबर दिखा रखा है सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स माइनस में सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म्स। अब x माइनस 1 ये वैल्यू देखिए यहाँ पे है, एक बार शीट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस x/2 ये यहाँ लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स ये है 12 25 यहाँ पे लिखना है, माइनस में सम ऑफ x टर्म्स ये है x प्लस x²/2। तो ये माइनस है तो इसके आगे ना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, ये x प्लस x² और ये बाय और ये 2 हो गया। बस इतना ही हमें चाहिए। अब इस शीट की हमें ज़रूरत नहीं है, सारा फोकस इसके ऊपर रहेगा। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इधर देखिए यहाँ 2 दोनों के नीचे है, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे यहाँ। तो इसको मैं दोनों के नीचे लगा लेता हूँ, x²/2 और ये माइनस x/2। इधर में ये 12 25 अकेला नंबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x हो गया और ये 2 इसके नीचे भी है तो मैंने यहाँ अलग से लगा लिया। फिर ये माइनस और प्लस ये माइनस हो गया और ये x² हो गया और 2 इसके नीचे भी है तो यहाँ भी मैंने 2 लगा लिया। इसीलिए मैंने यहाँ भी ना पहले 2 को अलग कर लिया था क्योंकि ये एक जैसी टर्म्स है तो कुछ कट जाएगा इनमें। अब इनमें कटेगा वो टर्म जिसके साइन सेम होंगे, जैसे माइनस x/2 और यहाँ भी माइनस x/2 है तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा।
तो इक्वेशन के दोनों तरफ जब कोई नंबर सेम होता है या वैल्यू सेम होती है और उसका साइन भी सेम होता है तो वो डायरेक्ट कट जाते हैं। ये कट गया। अब इधर में यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय टू है, मुझे वैल्यू एक्स की ही चाहिए ना, तो एक्स वाली टर्म्स को मैं एक तरफ ले आता हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर बाय टू ये रहा और इधर से इधर आएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाय टू हो गया और यहाँ ये 1225 हो गया। अब ये दो टर्म बिल्कुल सेम सेम लिख रही हैं तो मैं इसको 2 × 2 करके लिख सकता हूँ कि 2 बार लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो 2 × एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ये 1225 हो गया। यहाँ 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 1225। अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे, निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन मेथड से 1225 पेयर 3 3 जार 9 हो गया, माइनस करके 3 ऊपर से 25 उतर गया, 3 में 3 जोड़ा तो यहाँ 6 हो गया और ये पूरा 5 पे चला जाएगा। 65 5 जार होता है 325 क्रॉस। वैल्यू आ गई है यहाँ पे x की 35। अभी जो 35 आया है ये प्लस भी है और माइनस भी है क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो क्वेश्चन चल रहा है, ये घरों की संख्या चल रही है। अब घरों की जो संख्या है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम यहाँ पे प्लस के ही नंबर को कंसिडर करेंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी और यही हमारा आंसर है। यानी जो 35वां घर है ना उस लाइन के अंदर, इससे पहले जितने भी घर हैं 1 से लेके 34 तक के घर और फिर इसके आगे जो घर है 36 नंबर से लेके और ये 49वें नंबर तक, इनका जो सम है ना वो सेम होगा। ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। पहले इतना समझिए, एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसके टेरेस जो है वो 15 स्टेप्स है। वहां पे जो स्टेप्स होते हैं, घर की सीढ़ियां आपने देखी इस तरह से होती हैं, ऐसे इस तरह से सीढ़ियां चढ़ती हैं, ये ऐसी ही सीढ़ियां वहां पर भी हैं। टोटल ये काउंटिंग में कितनी है? 15 है। ये नंबर याद रखना, 15 नंबर, 50 मीटर लॉन्ग। अब ये जो सीढ़ी है ये तो सामने से दिख रही है, लेकिन जिस पे हम पैर रख के चलते हैं ऐसे, ये जो जिस पे पैर टिकाते हैं, घर की सीढ़ी तो 3-4 फीट की होती है, लेकिन यहाँ इसकी जो लेंथ है ये है 50 मीटर और ये सॉलिड कंक्रीट से बनी है, यानी पक्के मसाले से बनी है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। इतना समझिए, ये ग्राउंड का सरफेस हो गया है। अब ये जो बोलते हैं ना सीढ़ी की जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, ये राइज बोलते हैं, इसको राइजर बोलते हैं। इसकी जो राइजर की ऊंचाई है ये है 1/4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका डबल हो जाएगा, 1/4 का ट्वाइस हो जाएगा। ज़मीन से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ ये ज़मीन से जो तीसरी सीढ़ी का राइजर है ये 1/4 का 3 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही चौथी जो सीढ़ी है इसकी ज़मीन से जो हाइट है ये 1/4 का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से 5 टाइम्स 6 टाइम्स ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड बोलते हैं जहाँ पे हम जूता पैर रख के चढ़ते हैं, तो ये जो चौड़ाई होती है सीढ़ी की इसको ट्रेड बोलते हैं। ये है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। पूरी सीढ़ी का नक्शा आपको समझ में आ गया। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो ये जो पूरी सीढ़ियां है ना, इनको बनाने में टोटल मसाला कितना लगेगा, रोड़ी बदरपुर जो कंक्रीट बोलते हैं हम, गीला मसाला, वो कितना लगेगा, उसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। अब देखिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ अगर मैं पहले एक सीढ़ी को देखता हूँ, पहली वाली सीढ़ी को, यहाँ हर सीढ़ी जो है ना क्यूबॉइड की शेप की है, तो लेंथ सारी की सारी सीढ़ियों की 50 मीटर ही होगी। अगर ब्रेड्थ की बात करूं तो ब्रेड्थ बोली जाएगी ये वाली चीज जिस पे पैर टिकाते हैं, सबकी सेम है 1/2 मीटर। ये सभी की सेम रहेगी, हर सीढ़ी की जो चौड़ाई है ये सेम रहेगी। लेकिन ये जो हाइट होगी ना, अगर मैं क्यूबॉइड कंसीडर कर रहा हूं इसको, तो सबकी हाइट हर स्टेप की बढ़ती हुई चली जाएगी। मसाला तो यहाँ भी लगेगा ना, तो जो हाइट है पहली सीढ़ी की तो हाइट होगी 1/4 मीटर,
लेकिन दूसरी की डबल हो जाएगी, तीसरी की 3 टाइम्स हो जाएगी, चौथी की 4 टाइम्स हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को पहले आपने अच्छे से समझ लेना है। अब टोटल जो इसमें मसाला लगेगा, अब उसको लिखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। पहले थोड़ा लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, प्लस में एंड सो ऑन, ये चलता हुआ चला जाएगा। टोटल 15 सीढ़ियां हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप, ये जुड़ती चली जाएंगी। अब जरा यहां पे समझना बात को। मैंने बताया जो ये सीढ़ियां हैं ये क्यूबॉइड की शेप की है। पहली सीढ़ी की लेंथ ब्रेड्थ हाइट 50, हाफ और 1/4 होगी। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट यानी 50 मीटर, ब्रेड्थ यानी 1/2 मीटर और हाइट यानी 1/4 मीटर। ये पहली सीढ़ी के लिए। दूसरी सीढ़ी के लिए ना तो ये लेंथ में कोई चेंज आएगा, ना इसकी चौड़ाई में चेंज आएगा, लेकिन जमीन से साइड में जब देखोगे ना जीने को, तो ये ऊंचाई ज्यादा होगी क्योंकि मसाला तो नीचे से लगना शुरू होगा ना। तो ये जो क्यूबॉइडल ब्लॉक बनेगा इसकी हाइट यहाँ पे 1/4 का डबल हो जाएगी। तो लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेड्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट डबल हो जाएगी यानी 2 टाइम्स ऑफ 1/4। प्लस में अगर मैं तीसरी का लिखता हूं तो लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ सेम रहेगी 1/2, हाइट 3 टाइम्स हो जाएगी 1/4 के। ये तीसरी सीढ़ी है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो देखो 1 राइजर के बराबर, 2 राइजर के बराबर, 3 राइजर के बराबर, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/4 हो जाएगी। तो 3 टाइम्स ऑफ 1/4। और ऐसे ही मैं इसको प्लस करता हुआ जाता हूं 100 और 15वीं सीढ़ी के लिए जब मैं लिखूंगा तो लेंथ उसकी सेम रहेगी, ब्रेड्थ जो राइजर है उसकी चौड़ाई सेम रहेगी, और जो हाइट है जमीन से, देखिए मान लीजिए ये आखिरी सीढ़ी है यहाँ पे, तो जमीन से लेके यहां तक ये 15 बार इसकी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। 15वीं सीढ़ी है ना ये, तो 15 टाइम्स ऑफ 1/4 हाइट इसकी हो जाएगी। 15 टाइम्स ऑफ 1/4। इतने कॉन्सेप्ट को पहले आपने समझना है। यहां तक की बात अगर समझ गए तो आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये टर्म्स बन रही हैं सारी की सारी, ये सम है, इसका सम, इसका सम, इसका सम। इन सभी टर्म्स के अंदर ना मैं 3 चीजें कॉमन देख रहा हूं, 50 × 1/2 × 1/4। ये सबके अंदर है, 50 1/2 1/4, 50 1/2 1/4। टोटल जितनी भी 15 टर्म्स है ना सब में है ना, तो तीनों में ये तीनों टर्म्स में कॉमन निकाल लेता हूं बाहर। 50 × 1/2 × में 1/4। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहली टर्म में से ये तीनों बाहर आ गए तो कुछ नहीं बचा ना, यानी यहाँ पे × 1, तो ये 1 बच गया। प्लस में दूसरी टर्म में से सब बाहर आ गए, यहाँ से 2 बच गया। तीसरी में से सारे बाहर आ गए, यहाँ से 3 बच गया। प्लस एंड सो लास्ट में से 50 1/2, ये 1/4 बाहर आ गए, तो यहाँ पे प्लस का 15 बच गया। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको साफ साफ ना एक एपी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 से लेके अप टू 15 तक, और इसका सम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना कितना आसान हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर तो हम लगा देंगे फॉर्मूला। देखिए SN का फॉर्मूला, जब मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। तो यहां तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2 कट जाएगा 1 पे, और यहाँ पे आ गया 25, तो बाहर 25/4 आ गया। और ये मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि S15। अब S15 की यहाँ वैल्यू भर लेते हैं, 25/4 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट, n/2 a + l। तो n है यहाँ पे 15, तो लिखेंगे 15/2 ब्रैकेट में a यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, प्लस में l यानी कि लास्ट टर्म, वो यहाँ पे 15 है। छोटा ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये पूरा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये 25/4 हो गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 15/2 एज इट इज हो गया, और 1 + 15 ये 16 हो गया, तो इनटू में करके मैं 16 लिख देता हूँ।
अब ये जो तीनों टर्म आप देख रहे हो तीनों की तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं इन्हें ऊपर नीचे काट सकता हूँ। यहाँ मैं 4 को डायरेक्ट 16 से अगर काट दूँ तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 होता है। 2 को और 4 को काट दूँ तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 होता है। जो बचा है एक बार साफ लिख लेता हूँ, 25 इंटू में 15 इंटू में ये 2 बच गया, तो ये 25 इंटू में 15 2 ज़ार 30 हो गया, और यहाँ पे 25 3 ज़ार होता है 75 और ये 0 हो गया 750। सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है और हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीटर का क्यूब लगेगा। ये आ गया है आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो टोटल ये जो 15 सीढ़ियां बन रही हैं इनमें जो गीला मसाला लगेगा वो 750 मीटर क्यूब लगेगा। ये आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।